हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम पॉलिटी का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा बिल विधेयक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपके बिल के रिगार्डिंग आते हैं भाई पॉलिटी के। तो आज हम बिल विधेयक जिसे हम कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो विधेयक है जो आपके बनाने के आधार पर जो बिल है वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है गवर्नमेंट बिल, दूसरा होता है प्राइवेट बिल। ठीक है, एक सरकारी जो आपका विधेयक होता है, दूसरा आपका होता है निजी विधेयक। तो दो प्रकार के विधेयक यहाँ पे होते हैं। तो गवर्नमेंट जो बिल है वो क्या होता है भाई, गवर्नमेंट बिल के बारे में डिस्कस करते हैं। मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट बिल वो होता है अगर कोई बिल जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई मंत्रालय बिल को तैयार करता है, उसके द्वारा पार्लियामेंट में रखा जाता है उस बिल को, तो उसे गवर्नमेंटल जो है बिल कहा जाता है। ये आपके 99% होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट बिल क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की कोई भी मिनिस्ट्री है वो तैयार करती है, फिर उसको पार्लियामेंट में रखवाती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं गवर्नमेंटल बिल। ठीक है, जो सरकारी विधेयक होते हैं ये 99% लगभग होते हैं। 1% है वो आपके प्राइवेट जो है विधेयक होते हैं। तो प्राइवेट विधेयक है ये किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो ये भाई संसद का कोई भी सदस्य जो है वो तैयार कर सकता है, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, तो कोई भी जो है यहाँ पे कर सकता है। तो संसद का कोई भी सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का जो मेंबर अगर बिल को तैयार करता है और उसके द्वारा बिल को पार्लियामेंट में रखा जाता है तो उसे कहा जाता है प्राइवेट बिल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्राइवेट बिल और गवर्नमेंटल बिल क्या होते हैं, निजी विधेयक और जो आपके सरकारी विधेयक क्या होते हैं। लेकिन बात ये आती है क्या आम जनता है उसको भी जो बिल बनाने का अधिकार होता है। तो आम जनता होती है जैसे कि हम हैं, तो हम जो को ना तो बिल बनाने का अधिकार होता है, ना ही जो हम पार्लियामेंट में बिल को रख सकते हैं। ठीक है, तो ना तो विधेयक है बनाने का अधिकार होता है, ना ही रखने का अधिकार होता है आम जनता को। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो नेचर के आधार पर टाइप्स ऑफ बिल कितने होते हैं। ठीक है, तो नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर बिल आपके होते हैं भाई। ऑर्डनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है, और एक आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो ऑर्डनरी जो बिल है जिसको हम साधारण विधेयक कहते हैं। ठीक है, मनी बिल है उसको हम धन विधेयक कहते हैं। फाइनेंशियल जो बिल है उसको वित्त विधेयक, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। अब इनके आर्टिकल की बात कर लेते हैं। जो आपका ऑर्डिनरी बिल है, साधारण विधेयक है, कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 107 में आपका साधारण विधेयक है। ठीक है, आर्टिकल जो है 110 में फिर आपका जो मनी बिल है, धन विधेयक हम कहते हैं। तो इसमें जो फंड होते हैं, जो आपका ऋण होता है, डिबेट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है चीज़ें इसमें आती हैं। फाइनेंशियल जो बिल है आपका, जो इसमें 117 आर्टिकल में फाइनेंशियल बिल वित्त विधेयक है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है, संविधान संशोधन विधेयक, ये आपका 368 आर्टिकल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को जो डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे जो तीन जो आर्टिकल है, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल और जो यहाँ पे जो फाइनेंशियल बिल, तीन जो ये बिल है ये सारे सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, साधारण बहुमत से पास होते हैं। लेकिन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है, संविधान संशोधन विधेयक है, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 वाली स्पेशल मेजोरिटी से आपका ये पास होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो मनी बिल है उसमें क्या क्या आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो मनी बिल में भाई जैसे जो भी फंड वगैरह होते हैं, कोर्स जिसे हम कहते हैं, जो भी आपके ऋण होते हैं, डेबिट होते हैं, टैक्सेस जो कर वगैरह होते हैं, और एक आपका होता है चार्ज एक्सपेंडिचर जिसको भारित व्यय कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो मनी बिल में आती हैं। ठीक है, जो फंड का जो भी पैसा है वो मनी बिल में आपका आएगा। जो भी ऋण हम लेंगे वो भी आपका जो मनी बिल में, टैक्सेस का जो ये सारा जो भारत व्यय जो है, चार्ज एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं, सारे मनी बिल में आपके आते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि जो फंड है, फंड में कोई भी पैसा जो है निकाला जाता है या रखा जाता है तो वो मनी बिल में आपका आता है, जैसे हमने बात की। ठीक है, तो भारत सरकार कोई भी जैसे अगर उधार लेती है, कोई भी डेबिट लेती है, तो वो भी जो है मनी बिल ही आपका एक प्रकार से माना जाएगा। टैक्स जो है भी मनी बिल में आपके आते हैं। इसके अलावा जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, भारित व्यय है, वो भी आपके आते हैं। ठीक है, तो भारित व्यय क्या होते हैं भाई, जो जो भी भाई आपके पॉलिटिकल पद होते हैं, जितने भी राजनीतिक जो पद हैं, तो कुछ मतलब कुछ जो आपके पॉलिटिकल पद ऐसे होते हैं जिनको संचित निधि से जो है डायरेक्ट वेतन दिया जाता है। ठीक है, उनको भारित व्यय कहा जाता है। ये जो आपकी भारित जो व्यय है, चार्ज एक्सपेंडिचर, वो भी किस में आता है, मनी बिल। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पद है जैसे प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो इनको जो सैलरी है वो भारत की संचित निधि, ठीक है, तो कंसोलिडेटेड जो फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, जिसको हम भारत की संचित निधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो डायरेक्ट वेतन दिया जाता है तो इसी को ही हम कहते हैं भारित व्यय। ठीक है भाई, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भारित व्यय, चार्ज एक्सपेंडिचर वाले, वो भी आपके मनी बिल में आते हैं। तो मेनली जो आपके जो फंड होते हैं, डेबिट होते हैं, टैक्सेस होते हैं और चार्ज एक्सपेंडिचर, सारे ये मनी बिल में आते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो फंड है, फंड की बात करें तो फंड कितने टाइप के होते हैं, जो कोर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो तीन टाइप के फंड आपके होते हैं भाई। जैसे हमने देखा, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, एक आपका कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, और एक आपका होता है पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसको भारत की संचित निधि कहा जाता है, और पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया है इसको भारत की लोक लेखा निधि कहा जाता है, जबकि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है इसको भारत की
आकस्मिक जो है निधि कहा जाता है। तो इसमें जब आर्टिकल की बात करें तो भारत की संचित निधि जो है आर्टिकल नंबर 266 में है, और 266 का क्लोज 1 में आपका भारत की लोक लेखा निधि आती है, और जो आपका कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया भारत की आकस्मिक जो निधि उससे नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर 267 में आती है। ठीक है, तो इन सभी को हम देखते हैं। तो ये 3 टाइप के जो फंड हैं जो पैसा निकाला जाता है यहाँ से या जमा किया जाता है, तो मनी बिल में आपका जो है माना जाएगा। तो जितने भी जो फंड होते हैं, ठीक है, जिनसे पैसा निकाला जाता है या फिर उसमें जमा किया जाता है, तो सारे के सारे वो मनी बिल जो है माने जाते हैं भाई। तो भारत के जितने भी तमाम खर्चे होते हैं वो आपके संचित निधि से चलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, जितने भी भारत सरकार के तमाम खर्चे होते हैं तो भारत की संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चलते हैं। ठीक है, तो संचित निधि से पैसा निकालने की अथॉरिटी जो है किसको होती है भाई? संसद के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास क्या होती है भाई? भारत की जो संचित निधि है, भारत की जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उससे पैसा निकालने की जो अथॉरिटी है, ठीक है, वो किससे होती है भाई? संसद को होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आपका आया हुआ है। बजट को पार्लियामेंट से पास करना होता है। जब पार्लियामेंट बजट को पास कर देती है तो पार्लियामेंट की अनुमति पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई पार्लियामेंट की ही परमिशन से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है। जैसे कोई भी जो है जिस चीज़ में जो आपको भाई मतलब पैसा लगाना है, तो सबसे पहले बजट तैयार होगा, तो बजट है उसको फिर पार्लियामेंट में रखा जाएगा। अगर पार्लियामेंट बजट को पास कर देती है तो पार्लियामेंट की परमिशन से जो है आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, और जितने भी जो तमाम खर्चे होते हैं भारत सरकार के सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही चलते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये सबसे जो है बड़ा आपका एक प्रकार से फंड होता है। इसमें पैसा जो है कहाँ से आता है बात करें तो इसमें जो पैसा है टैक्सेस के रूप में आता है। जो भी टैक्स लगते हैं, कर लगते हैं, वहाँ से आता है। और जो भी हम मतलब उधार लेते हैं, ठीक है, दूसरे देशों से उधार लेते हैं, ठीक है, दूसरों बैंकों से उधार लेते हैं, तो वो सारे जो है आपके क्या होते हैं मतलब इनमें जो है पैसा आता है यहीं से ही। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि भारत की जो आकस्मिक जो निधि है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो इस का जो आपका यूज़ कब होता है भाई? जब भी कोई इमरजेंसी आ जाए, इमरजेंसी जैसे मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं आपकी होती है, जैसे बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, भूकंप आ जाए, तब इसका जो है यूज किया जाता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मीन्स आकस्मिक का मतलब होता है मतलब अचानक मतलब कोई घटना हो जाए तो उसी को ही कहते हैं। तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है इसका जो पैसा यूज़ तब होता है जब कोई बाढ़ आ जाए, कोई सूखा भूकंप वगैरह आ जाए, मीन्स कोई भी प्राकृतिक आपदा जो आ जाए तो हम यूज़ करते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का। यहाँ से पैसा निकालने की अथॉरिटी किसके पास होती है? तो केवल और केवल प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। जबकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहाँ से पैसा निकालने की अथॉरिटी पार्लियामेंट जो है संसद की होती है। ठीक है, तो बात करेंगे जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, इसमें पैसा कहाँ से आता है? तो भाई यहाँ पे जैसे हमने देखा जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया भारत की आसमी निधि है, इसमें पैसा जो है आने का सोर्स क्या है, कहाँ से जो है मतलब पैसा आता है? तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होती है, ठीक है, तो वहाँ से एक बिल पास करा दिया जाता है और कुछ पैसा जो है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया जाता है, ताकि भाई जब भी आकस्मिक स्थिति जो बने, ठीक है, तो पैसा जो है वहाँ पे निकाला जा सके। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आए तो यहाँ से, तो एक प्रकार से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होती है वहीं से ही बिल पास करवा कर कुछ पैसा इसमें रखा जाता है आकस्मिक जो है मतलब इसमें निधि में। ठीक है, तो और फिर जब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे, तो हम इस पैसे को जो है यूज़ करते हैं। और ये जो पैसा निकालने की अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंट को होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया है, भारत की लोक लेखा निधि है, तो यहाँ से पैसा जो है कहाँ से आता है? और इस मतलब इसमें से जो पैसा निकालने की अथॉरिटी है वो किसके पास होती है? तो जो पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया है, यहाँ से पैसा निकालने की जो अथॉरिटी भारत सरकार के वित्त सचिव जो आपके होते हैं, जो फाइनेंस जो सेक्रेटरी होते हैं, उसको अथॉरिटी होती है पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की अथॉरिटी। ठीक है, तो इसमें पैसा कहाँ से आता है? तो जैसे इसमें जो भारत की लोक लेखा निधि है, तो इसमें जो पैसा है भाई, जो भी जैसे फीस वगैरह है, कोई भी इंस्टीट्यूट है या स्कूल कॉलेजेस वगैरह है, ठीक है, तो उसमें जो फीस है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो वहाँ पे जो भी बढ़ाया हुआ पैसा है वो इसमें से मतलब आता है। और जो भी आपके यातायात के जो कानून होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें कि जैसे हेलमेट है, अगर हम नहीं पहनते हैं तो वहाँ पे जो है 200 रुपये का चार्ज या फिर 1000 रुपये का, जो भी आपका आज की प्रेजेंट की स्थिति में जो बनता है, तो मतलब यातायात के जो कानून के फॉलो नहीं करते तो वहाँ से जो भी चलान वगैरह बनता है, या फिर कोई भी जो बस है जैसे उसमें जो चलान वगैरह जो बनता है, गवर्नमेंट ने कोई भी फॉर्म जो है निकाला और उसकी फ़ीस जो है मतलब पहले 500 थी और बढ़ाकर अब जो है 1000 जो है कर दी गई। तो इस प्रकार से जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है, ठीक है, वो सारा का सारा जो है किस में रखा जाता है? पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया भारत की लोक लेखा निधि में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे सेंटर में 3 टाइप के फंड होते हैं, सेम प्रोसेस में जो स्टेट में भी जो है 3 टाइप के फंड होते हैं। ठीक है, तो सेंटर के ये फंड थे आपके भारत की संचित निधि, ठीक है, और यहाँ पे लोक लेखा जो है निधि आपकी हो गई, और एक जो आपका आकस्मिक जो निधि। तो ऐसे ही जो सेम प्रोसेस में जो राज्य में भी मतलब ऐसे होते हैं, जैसे भारत की
संचित निधि होती है, तो ऐसे ही स्टेट्स में भी राज्य की संचित निधि होती है। तो राज्य की संचित निधि है, वहाँ से पैसा निकालने की अथॉरिटी किसकी होती है? तो भाई राज्य में आपके क्या होते हैं, विधानसभा होती है, जबकि सेंटर में आपकी संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, ठीक है। तो राज्य की जो विधायिका होती है, विधानसभा जो है, विधानसभा को जो अथॉरिटी होती है राज्य की संचित निधि से पैसा निकालने की, जबकि एक इसमें राज्य में आपकी राज्य की आकस्मिक जो निधि होती है, कंटीजेंसी फंड ऑफ जो स्टेट होता है, वहाँ से पैसा निकालने की अथॉरिटी किसके पास होती है? तो ये भाई गवर्नर के पास होती है। जिस प्रकार से सेंटर में जो है राष्ट्रपति के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है, उसी प्रकार के राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है, वहाँ से पैसा निकालने की अथॉरिटी गवर्नर के पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया है, राज्य की लोक लेखा निधि है, तो यहाँ से पैसा निकालने की अथॉरिटी किसके पास होती है? तो यहाँ से जो पैसा निकालने की राज्य का जो वित्त मंत्रालय है, उसका जो सेक्रेटरी है, जो फाइनेंस जो सेक्रेटरी है, ठीक है, स्टेट का जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, ठीक है, उस के पास अथॉरिटी होती है पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ स्टेट, जो आपकी होती है राज्य की लोक लेखा निधि से पैसा निकालने की अथॉरिटी, ठीक है। तो ये हमने देखा जो है स्टेट में भी देखा है और यहाँ पे सेंटर में भी हमने देखा है। अब बात करते हैं कि जो ऑर्डिनरी बिल जो आपका होता है, साधारण विधेयक, ठीक है, और आपके जो फाइनेंस बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है, तो इनकी जो है इंपॉर्टेंट कुछ बातें और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो ऑर्डिनरी बिल है, तो यहाँ पे जो धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले को छोड़कर बाकी जो भी शेष विषय होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी मामले आते हैं वो आपके साधारण विधेयक में आएंगे भाई, ठीक है। तो साधारण जो विधेयक में कौन कौन से मामले आते हैं जो ऑर्डिनरी बिल में, इसमें आपका जो धन विधेयक है और आपका जो वित्त विधेयक है, इसके जो मामले जो होते हैं, इन जो है दो मामलों को छोड़कर बाकी जो भी शेष विषय के जो मामले हैं वो आपके ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक में आएंगी। जबकि फाइनेंस जो बिल की बात करें तो इसमें जो फाइनेंशियल मैटर आते हैं, ठीक है, जितने भी वित्तीय मामले होते हैं वो आपके वित्त विधेयक में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसमें आपके संविधान संशोधन से अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम जो है उससे रिलेटेड जितने भी मामले हैं, कोई भी हमें जैसे संशोधन करना है तो उससे रिलेटेड जितने भी मामले हैं, ठीक है, उसके बिल से रिगार्डिंग वो सारी जो मामले इसमें आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। तो ये हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे हम एक चार्ट के द्वारा इसको समझ भी सकते हैं कि जैसे ये आपका सबसे बड़ा सर्कल है वो फाइनेंस बिल है, दूसरा वाला जो ये है अंदर वाला जो मनी बिल है, और यहाँ पे जो बीच वाला जो भी बच गया रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी बिल आपका ये बच गया, साधारण विधेयक से जो है संबंधित जो आपके ये मामले हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फाइनेंस बिल है वो आपका जो सबसे बाहर वाला जो सर्कल है, दूसरा वाला जो सर्कल है वो आपका मनी बिल का है। तो एक प्रकार से, और फिर जो आपका जो भी बच गया है इसमें बीच वाला पोर्शन रिलेटेड टू ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक से संबंधित ये आपका है वित्त विधेयक, ठीक है। तो जो फाइनेंस जो बिल है, वित्त विधेयक है, और जो मनी बिल है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मनी बिल जो है किसके अंदर आ रहा है, फाइनेंस बिल के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं सभी जो मनी बिल है वो फाइनेंस बिल आपके होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये आ जाता है क्या जो सभी बिल है मनी बिल है वो क्या फाइनेंस बिल होते हैं? तो बिल्कुल राइट है, सारे के सारे जो मनी बिल है वो फाइनेंस जो बिल होते हैं, सारे के सारे जो धन विधेयक हैं वो आपके वित्त विधेयक होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो लेकिन जो सारे के सारे जो फाइनेंस जो बिल हैं, सारे वित्त जो विधेयक है वो क्या मनी बिल होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होते। सारे जो है फाइनेंस बिल है आपके मनी बिल नहीं होते हैं। इसका मतलब तो ये रिलेटिंग टू जो है ऑर्डिनरी बिल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो सारे जो मनी बिल सारे जो फाइनेंस बिल है वो मनी बिल नहीं होते, लेकिन तो फिर वो क्या होते हैं? तो भाई वो ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग आपके होते हैं। ऑर्डिनरी जो बिल है साधारण विधेयक से संबंधित आपके होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो रिलेटेड टू ऑर्डिनरी बिल का मतलब यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल जो है उससे नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई भी जो वित्त विधेयक है ये फाइनेंशियल मैटर से आपका रिलेटेड है, ठीक है। वित्त विधेयक जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है। यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे जो मनी बिल है, तो मनी बिल में आप सभी जानते हैं कि भाई फंड आते हैं, इसमें जो भी आपके डेबिट आते हैं, ऋण वगैरह आते हैं, टैक्सेस जो भी कर वगैरह है, चार्ज एक्सपेंडिचर, ये चार चीज़ें आते हैं, इससे रिलेटेड फाइनेंशियल मैटर इसमें आते हैं। तो मतलब जो भी फाइनेंशियल जो मैटर आपके जो फंड से रिलेटेड है, डेबिट से रिलेटेड है, टैक्सेस से, चार्ज एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सारे के सारे मनी बिल में आएंगी। जबकि जो रिलेटेड टू ऑर्डिनरी बिल है इसमें जो आपके अन्य जो फाइनेंशियल जो मैटर आगे इन सभी को छोड़ के बाकी जो भी बच गए वो अन्य जो है फाइनेंशियल मैटर जो भी वित्तीय जो मामले हैं वो सारे रिलेटेड टू ऑर्डिनरी जो है बिल में आ जाएंगे, ठीक है। साधारण जो विधेयक है उससे जो है रिगार्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे जो मनी बिल है, जो धन विधेयक है, क्या कोई भी जो है बिल मनी बिल है या नहीं, इसको डिसाइड कौन करता है? तो इम्पोर्टेंट जो है ये काफ़ी बार रिपीट आपका एग्जाम में हुआ है कि कोई भी जो मनी बिल है या फिर कोई भी धन विधेयक है वो आपका धन विधेयक है या नहीं, इसको डिसाइड कौन करता है? तो इसको डिसाइड करने वाले होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वही डिसाइड करता है कि भाई कोई धन विधेयक है वो आपका धन विधेयक है या नहीं। तो कोई भी बिल है वो आपका मनी बिल है या नहीं, इसको डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। उसके बाद ये फिर क्या होता है भाई, जैसे ही
ही लोकसभा का स्पीकर भाई डिसाइड कर दिया उसने कि जो मनी बिल या आपका कोई भी बिल है वो मनी बिल है या नहीं, ठीक है, उसने डिसाइड किया, तो फिर ये बिल आपका जो है मतलब कहाँ पे जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे अपनी रिकमेंडेशन देता है, अपनी सिफारिश देता है, और जैसे ही प्रेसिडेंट है जो राष्ट्रपति की सिफारिश मिल जाती है तो फिर इसको हम रखेंगे लोकसभा में, तो इस बिल को लोकसभा में रख दिया जाता है। तो सबसे पहले जो ये बिल है आपका लोकसभा में, यहाँ पे जो धन विधेयक है लोकसभा में आपका सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है। तो फर्स्टली इंट्रोड्यूस जो है लोकसभा, तो सबसे पहले लोकसभा में आपका जाएगा, लोकसभा से फिर ये राज्यसभा में जाएगा आपका धन विधेयक, ठीक है। तो राज्यसभा जो है वो धन विधेयक है आपका जो मनी बिल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 14 दिन तक होल्ड करके रख सकती है, उससे ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकती। अगर उससे ज़्यादा दिन तक रखती है तो ऑटोमेटिकली लोकसभा में ये बिल आपका वो पास माना जाता है, ठीक है। तो एक अल्टीमेटली जो अथॉरिटी है मतलब जो मनी बिल है उस पर पावर जो है लोकसभा की होती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लोकसभा में बिल जाएगा, फिर ये जो है वापस जो है 14 दिन तक ये होल्ड कर सकती है, या फिर मतलब ये जो है इसको पास करके डायरेक्ट यहाँ पे लोकसभा में भेज सकती है और फिर ये पास हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 14 दिन के बाद ये बिल अपने आप लोकसभा द्वारा पास कर दिया जाता है, ठीक है। 14 दिन तक मतलब कोई अब अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है राज्यसभा से तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो आपका ये बिल जो है मनी बिल है, धन विधेयक, वो पास माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा जो अल्टीमेटली अथॉरिटी होती है मनी बिल की, जो धन विधेयक की, वो लोकसभा के पास होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मनी बिल के मामले पर जो लोकसभा के पास पावर होती है, ठीक है, तो राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता है। राज्यसभा में हालांकि जाता है 14 दिन तक वो होल्ड कर सकती है, लेकिन 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपका पास हो जाता है मनी बिल। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रोसीजर है मनी बिल का वो किस तरीके से जो पास होगा भाई मनी बिल। तो मनी बिल जो है धन विधेयक है उसके जो पास होने की जो प्रक्रिया है, वो प्रोसीजर है, वो आपका आर्टिकल नंबर 109 में आता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 109। इसमें दिया गया है कि कोई भी मनी बिल है वो किस तरीके से पास होगा, उसका तरीका, पास होने का जो ढंग है, प्रक्रिया है, वो दी गई है। तो यहाँ पे जो मनी बिल है उसको रोका नहीं जा सकता, ये हमने देखा, ठीक है। तो मनी बिल है उसको रोका नहीं जा सकता, जैसे कि राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इसको मैक्सिमम जो है 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा दिन तक अगर वो अपनी कोई भी प्रतिक्रिया ना दे तो ऑटोमेटिकली जो 14 दिन के बाद वो आपका क्या हो जाता है, लोकसभा में पास हो जाता है, उसको पास माना जाता है। तो एक प्रकार से जो मनी बिल है उसको रोका नहीं जा सकता। प्रेसिडेंट है मनी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, उसके पास कोई जो है सस्पेंसिव वीटो पावर नहीं होती मनी बिल के मामले पर। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जो मनी बिल है उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट है वो पुनर्विचार भी यहाँ पे नहीं कर सकता, मतलब वो वापस जो है पुनर्विचार के लिए उसको नहीं रख सकता, उसके पास कोई सस्पेंसिव वीटो पावर नहीं होती है कि भाई वो मनी बिल को है रोक सके। तो इस प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब एक प्रकार से प्रेसिडेंट भी इसको नहीं रोक सकता, तो मनी बिल है उसको रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। तो हमने देखा कि जो सेंटर में जो मनी बिल है, जो धन विधेयक है आपका, तो इससे रिलेटेड जो है काफ़ी क्वेश्चन आते हैं धन विधेयक से, ठीक है। तो धन विधेयक है तो हमने क्या देखा अभी जो ऊपर, हमने ये देखा कि जो धन विधेयक है उसको डिसाइड कौन करता है कि कोई बिल जो है धन विधेयक है या नहीं, तो इसको डिसाइड करने वाला होता है लोकसभा का जो है स्पीकर, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो जैसे ये डिसाइड हो जाता है कि भाई ये मनी बिल है तो उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट क्या करेगा, यहाँ पे अपनी रिकमेंडेशन देगा, अपनी सिफारिश देगा। जैसे ही प्रेसिडेंट अपनी रिकमेंडेशन दे देता है तो यहाँ पे जो धन विधेयक है वो जाएगा आपका लोकसभा में, ठीक है भाई। लोकसभा से फिर ये राज्यसभा भी जाएगा, राज्यसभा इसको जो है 14 दिन तक मैक्सिमम होल्ड करके रख सकती है, लेकिन जो है फिर जैसे ही भाई मान ले जो है प्रतिक्रिया भी दे दी तो ये आपका जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा के द्वारा ये बिल आपका पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा में आपका बिल पास हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर की जो प्रक्रिया है मनी बिल के रिगार्डिंग, जो भी प्रोसीजर की प्रक्रिया वो आर्टिकल नंबर 110 में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई आर्टिकल नंबर 110 की जो मनी बिल है उसकी जो प्रोसीजर है, उसकी जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, ये जो सारी प्रक्रिया दे रखी है ये आर्टिकल 110 में है भाई। ऐसे ऐसे जो मनी बिल है वो आपका पास होता है, ये प्रोसीजर आर्टिकल 110 में है। लेकिन स्टेट की बात करें, जो स्टेट में जो मनी बिल होता है, जो राज्य का जो धन विधेयक होता है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। जैसे सेंटर में जो है आपका ये डिसाइड किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका जो स्टेट है उसमें विधानसभा होती है, तो विधानसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा। तो राज्य में जो कोई भी जो मनी बिल है, कोई भी धन विधेयक है, उसको डिसाइड करने वाला कौन होता है कि भाई ये धन विधेयक है या नहीं, तो ये डिसाइड करता है भाई आपका विधानसभा है, उसका स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है। फिर जैसे ही डिसाइड हो जाता है विधानसभा के स्पीकर के द्वारा तो ये जो बिल जाएगा, तो राज्य में कौन जो है मतलब हेड होता है यहाँ पे एक प्रकार से जो आपका गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर की रिकमेंडेशन यहाँ पे लेनी होती है। गवर्नर जैसे अपनी रिकमेंडेशन दे देता है तो ये जो भाई धन विधेयक है राज्य वाला, ये आपका विधानसभा में जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, ठीक है। जब लेजिस्लेटिव असेंबली से फिर ये आपका राज्य में भाई आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, विधान परिषद भी होती है। और विधान परिषद क्या कर सकती है, इसको मैक्सिमम जो है 14 दिन तक होल्ड करके रख सकती है, लेकिन जो है 14 दिन तक कर सकती है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिकली जो है फिर 14 दिन के बाद आपका जो है विधानसभा से जो मनी बिल है, राज्य का मनी बिल है, वो आपका पास हो जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार से जो प्रोसीजर
प्रोसीजर जो है ये जो धन विधेयक है आपका मनी बिल है, इसकी जो है प्रक्रिया किस प्रकार से मनी बिल है वो पास होता है, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल में दे रखी है भाई। सेंटर में तो 110 है, तो इसमें 89 इसमें जब हम जोड़ेंगे तो ये आपका 199, ठीक है। तो 199 जो आर्टिकल है उसमें जो राज्य का जो धन विधेयक है उसकी जो है प्रक्रिया के बारे में दिया गया है, ठीक है। किस प्रकार से जो है धन विधेयक है राज्य वाला वो पास होगा, तो ये हमने देखा। तो यहाँ पे बात करते हैं जो ऑर्डिनरी बिल है, साधारण जो विधेयक है, हमने देखा कि 100 जो है 7 आर्टिकल में आता है जो साधारण विधेयक। तो जो साधारण विधेयक है, बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो धन विधेयक में हमने देखा कि भाई वो उसको जो धन विधेयक है वो आपका जो सेंटर वाला, तो उसको सबसे पहले जो है वो डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसकी रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। लेकिन जो ऑर्डिनरी जो बिल है उसके मामले में ऐसा नहीं है। जो साधारण विधेयक है उसमें भाई जो बिल है वो कोई भी जो है हाउस में, मतलब 2 हाउस होते हैं आपके, लोकसभा या राज्यसभा, तो बिल है वो उसको किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और यहाँ पे जो है हमें प्रेसिडेंट है उसके रिकमेंडेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो जो साधारण विधेयक है उसमें प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है, किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सबसे पहले हम राज्यसभा में भी रख सकते हैं, या फिर जो है सबसे पहले हम लोकसभा में भी रख सकते हैं। जैसे हमने देखा कि जो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी जो बिल है आपका, तो सबसे पहले हमने इसको लोकसभा में रखा, तो लोकसभा में रखा, और यहाँ पे तो उसके बाद में फिर ये राज्यसभा में जाता है, ठीक है। राज्यसभा इसको जो है साधारण जो विधेयक है उसको मैक्सिमम जो है 6 मंथ के लिए होल्ड करके रख सकती है। तो यहाँ पे जो साधारण जो बिल होता है, साधारण जो विधेयक होता है, ऑर्डिनरी जो बिल होता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा है दोनों के पास इक्वल पावर होती है भाई, ठीक है। तो इस मामले पे तो साधारण विधेयक पर जो लोकसभा के पास जितनी पावर है उतनी ही पावर राज्यसभा के पास भी होती है, लेकिन राज्यसभा जो है इसको 6 महीने तक मैक्सिमम होल्ड करके रख सकती है। वहाँ पर जो हमने धन विधेयक की बात की, तो उसमें जो राज्यसभा मैक्सिमम उसको 14 डेज जो है वहाँ पे होल्ड करके रख सकती थी, लेकिन जो साधारण जो विधेयक है उसको मैक्सिमम 6 मंथ के लिए यहाँ पे होल्ड करके रख सकती है। तो हमने देखा कि जो ऑर्डिनरी बिल है उस पर दोनों हाउसेस की पावर क्या होती है, इक्वल होती है। अगर जो एक हाउस इसको जो है 6 मंथ तक जो है होल्ड करके रखता है, तो इसका मतलब बिल को जो है लेकर क्या हो गया भाई, कॉन्फ्लिक्शन हो गया, एक विवाद उत्पन्न हो गया। और विवाद जैसे ही उत्पन्न होगा तो इस विवाद को खत्म करने के लिए बुलाया जाएगा ज्वाइंट सेशन, सुख सत्र जो है बुलाया जाता है भाई, ठीक है। और ये आर्टिकल 108 में होता है भाई सुख सत्र जो, और ये जो ज्वाइंट सेशन है किसके द्वारा लाया जाता है भाई, प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है, लेकिन एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है की सलाह पर जो है प्रेसिडेंट लाता है। तो हमने देखा जो साधारण विधेयक है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो राज्यसभा उसको मैक्सिमम 6 महीने के लिए होल्ड करके रख सकती है। लेकिन अगर उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाए तो लोकसभा जो है उसको 6 महीने तक होल्ड करके रख सकती है। तो यहाँ पे दोनों की इक्वल पावर यहाँ पे दी गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जब भी अगर विवाद उत्पन्न हो जाए भाई जो आपका साधारण विधेयक को लेकर, तो यहाँ पे जो भी विवाद है उसको सुलझाया जाएगा ज्वाइंट सेशन जो है लाकी ज्वाइंट सेशन जो आपका शिक्षक जो सत्र होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ज्वाइंट सेशन जो है वो कौन लाता है, तो प्रेसिडेंट लाता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे लाता है, एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, केंद्र सरकार की सलाह पर ये लाया जाता है। और ये ज्वाइंट सेशन जो है लाया जाता है आर्टिकल नंबर 108 के तहत। तो आर्टिकल नंबर 108 में ज्वाइंट सेशन की बात की गई है, ठीक है। तो ज्वाइंट सेशन जो आपका संयुक्त जो है अधिवेशन जो आपका होता है, ठीक है, उसकी चेयरमैनशिप कौन करता है, उसकी अध्यक्षता जो आपके लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ज्वाइंट सेशन है उस पर जो आपकी जो पावर होती है वो आपकी लोकसभा की जो है ज़्यादा होती है, ठीक है, राज्यसभा की नहीं होती है भाई ज्वाइंट सेशन के मामले पे, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसकी जो चेयरमैनशिप करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ज्वाइंट सेशन के मामले पर लोकसभा आपकी ज़्यादा मजबूत होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जो ज्वाइंट सेशन से रिलेटेड अब तक जो है कितने कानून आए हैं भाई। जो आपका ज्वाइंट सेशन जो आपका जो संयुक्त अधिवेशन लाया गया है उसके रिगार्डिंग अभी तक 3 कानून आए हैं। सबसे पहला जो कानून आपका आया था डोरी प्रोटेक्शन एक्ट, जो आपका दहेज प्रथा से रिलेटेड जो आपका है, ठीक है, दहेज प्रथा उन्मूलन जो अधिनियम आपका 1961 में आया, ठीक है। उसके बाद में तो इसमें जो है भाई ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे फिर दूसरा जो है आपका बैंकिंग कमीशन एक एक्ट है, बैंकिंग कमीशन एक्ट ये आपका आया था 1978 में, तो ये भी आपका ज्वाइंट सेशन से रिगार्डिंग मामला है। तीसरा जो ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था भाई पोटा जो है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ जो है टेररिज्म एक्ट, तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो है पोटा एक्ट 2002 में आया, ठीक है। तो ये ऐसे 3 जो है मामले रहे हैं, या 3 जो कानून रहे हैं जिन पे भाई ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले डोरी जो है प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1961 में, फिर बैंकिंग कमीशन एक्ट 1978 में, और तीसरा जो पोटा एक्ट 2002 में, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे पॉइंट है। यहाँ पे जो ज्वाइंट सेशन से रिलेटेड सबसे पहले जो है कौन सा अधिनियम आया था, तो ये हमने देखा कि जो 1961 में जो डोरी प्रोटेक्शन एक्ट आपका आया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पोटा अधिनियम जो है जो टेररिज्म से आपका रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो इसको भाई 2000 जो है 2 में आया था, लेकिन 2005 में इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे देखा कि जो अगर ऑर्डिनरी जो बिल है आपका, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी अगर विवाद या जो है कॉन्फ्लिक्शन होता है तो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। और इसमें जॉइंट सेशन में फिर क्या होता है कि भाई जॉइंट सेशन आता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर इसमें एक साथ बैठते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर बिल रखा जाता है और जिधर मेजोरिटी होती है उधर आपका बिल पास करा दिया जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार से हमने ये देखा कि जॉइंट सेशन है ये बुलाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में जो ऑर्डिनरी जो बिल है उसका आर्टिकल कौन सा है भाई? स्टेट में जो साधारण जो विधेयक होता है वो आपका जैसे सेंटर में 107 आर्टिकल में आपका साधारण विधेयक आता है। स्टेट की बात करें, स्टेट में जो साधारण विधेयक है 89 इसमें जोड़ेंगे तो 196 आर्टिकल बनेगा। तो स्टेट में जो ऑर्डिनरी जो बिल होता है वो भाई आर्टिकल 196 में होता है। तो इसमें जो है किस प्रकार से जो है स्टेट में ऑर्डिनरी जो बिल आपका पास होगा, तो सेम प्रोसेस जो सेंटर का है वैसा ही है इसमें। तो जो ऑर्डिनरी बिल है वो सबसे पहले भाई आपका विधानसभा में जाएगा, फिर विधानसभा के बाद में फिर ये आपका जाएगा विधान परिषद में जाएगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको फर्स्ट टाइम जो है आपका मैक्सिमम 2 मंथ के सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम 3 मंथ के लिए होल्ड करके रख सकती है। और जो सेकंड टाइम जो है इसको जो है 1 मंथ के लिए मैक्सिमम होल्ड करके रख सकती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर जो है इसमें जो है 4 महीने के लिए जो है आपका ये होल्ड करके रख सकती है, ठीक है। और जैसे ही फिर ये आपका जाएगा सेकंड टाइम के लिए, फिर ये आपका वापस जो है यहाँ पे चला जाता है लेजिस्लेटिव जो है असेंबली में, विधानसभा में चला जाता है और फिर विधानसभा के द्वारा ऑटोमेटिकली जो है इसको पास करा दिया जाता है। तो ये हमने देखा जो ऑर्डिनरी जो बिल है आपका साधारण जो विधेयक है हम किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो है विधान जो है सभा में सबसे पहले किया, तो विधान परिषद में भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से जो 3 महीने जो फर्स्ट टाइम 3 महीने के लिए होल्ड करके रख सकती है मैक्सिमम जो आपका साधारण विधेयक को, और जो सेकंड टाइम जो है 1 महीने के लिए यहाँ पे मैक्सिमम होल्ड करके रख सकती है। तो 2 टाइम यहाँ पे होल्ड करके रख सकती है और कुल मिला के जो है 4 महीने के लिए होल्ड किया जा सकता है भाई साधारण विधेयक को जो स्टेट में, ठीक है। तो ये स्टेट वाला जो है इंपॉर्टेंट है भाई आपका। तो कुछ हमने यहाँ पे जो अपवाद यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई जॉइंट सेशन का जो प्रोविज़न जो है स्टेट में आपका नहीं है। पहली बात तो जो जॉइंट सेशन है क्या उसका प्रोविज़न स्टेट में है? तो स्टेट में बिल्कुल नहीं है। दूसरा यहाँ पे जो जॉइंट सेशन विधान संशोधन के मामले पर भी आपका नहीं आता है, ठीक है। तो संविधान संशोधन जब हमें करना पड़ता है तो उस मामले में भी जॉइंट सेशन आपका नहीं आता है। जॉइंट सेशन का जो प्रोविज़न स्टेट में नहीं है, केवल और केवल आपका सेंटर में है। तो जॉइंट सेशन जो है कब लाया जाता है? तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्शन हो जाता है साधारण विधेयक को लेकर तो जॉइंट सेशन आपका लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है नेक्स्ट यहाँ पे देखें, जो स्टेट है उसमें ऑर्डिनरी बिल को पास करने की अल्टीमेट अथॉरिटी जो है किसके पास होती है? विधानसभा के पास होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो स्टेट में जो आपका साधारण विधेयक होता है उसको पास करने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास होती है भाई? विधानसभा के पास होती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट में जो है आपका ये जाएगा सबसे पहले विधानसभा में, फिर विधान परिषद में जाता है। विधान परिषद को फर्स्टली जो है इसको 3 महीने को होल्ड करके रख सकती है और सेकेंडली इसको मैक्सिमम 1 मंथ के लिए, टोटल 4 मंथ के लिए। तो हमने देखा जो इसमें जो आपका लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है विधान परिषद है, तो ऑर्डिनरी बिल को फर्स्ट टाइम जो पहली बार मैक्सिमम 3 मंथ तक होल्ड करके रख सकती है और सेकेंड टाइम मैक्सिमम 1 मंथ के लिए होल्ड करके रख सकती है। तो इस प्रकार जो आपका लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है विधान जो परिषद है वो ऑर्डिनरी बिल को मैक्सिमम जो है टोटल जो है कुल मिला के 4 महीने तक जो है होल्ड करके रख सकती है। उसके बाद फिर बिल आपका विधानसभा में चला जाता है और अपने आप यहाँ पे पास हो जाता है। तो ये जो है मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेंटर है उसमें जो आपका फाइनेंशियल जो बिल आपका होता है, तो अब हम फाइनेंशियल बिल के बारे में देख लेते हैं। जो वित्त विधेयक के बारे में सबसे पहले हमने धन विधेयक जो है पढ़ा सेंटर का, फिर स्टेट का भी पढ़ा, फिर उसके बाद में ऑर्डिनरी जो बिल है साधारण विधेयक के बारे में पढ़ा सेंटर का, फिर उसके बाद में हम स्टेट का। अब हम जो है सेंटर का जो फाइनेंशियल जो बिल है जो आपका वित्त विधेयक है सेंटर का उसको हम देखते हैं। तो जो सेंटर का जो फाइनेंशियल बिल है इसमें रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक आपके ये होते हैं। तो यहाँ पे जो साधारण विधेयक से संबंधित जो भी आपके वित्त विधेयक होते हैं, तो ये भाई सबसे पहले भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट है के पास जाता है, इसकी रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर ये हाउसेस में जाता है और यहाँ पे किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कैन बी इंट्रोड्यूस एनी हाउस, यहाँ पे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, किसी भी हाउस में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी होती है, फिर ये हाउसेज में जाता है, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों हाउसेज की जो यहाँ पे पावर क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर लोकसभा जो में जाता है तो फिर ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा इसको होल्ड करके रखती है, फिर बाद में लोकसभा के द्वारा जो है पास हो जाता है। तो लेकिन बात करेगी जो आपका अगर ये आपका फाइनेंशियल जो बिल है उसको लेकर अगर कोई कन्फ्लिक्शन हो जाए, कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो सोल्व बाय जॉइंट सेशन। तो इसके लिए भी आपका जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा जॉइंट सेशन फिर आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल
आपका संविधान संशोधन विधेयक जो कि आपका 368 आर्टिकल में है, और ये दो प्रकार के होते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो पहला जो टाइप है, टाइप ए जो वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसमें पार्लियामेंट में बिल रखा गया, ठीक है, और इसमें जो पास हो जाता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, एंड मोर देन जो है 50% जो है स्टेट से भी ये पास होना चाहिए। एक तो आपका टाइप ए होता है, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका संविधान संशोधन विधेयक जो आपका होता है, इसमें दो टाइप के होते हैं। एक टाइप ए वाला, जिसमें कि जब हम इसको पार्लियामेंट में जो रखते हैं, संसद में जब रखते हैं, ठीक है, तो संसद के द्वारा ये पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। और इसके अलावा जो इसमें जो स्टेट्स हैं, उसमें भी जो है मोर देन 50% स्टेट्स में भी आपका पास होना चाहिए, तो आपका संविधान संशोधन जो आपका विधेयक होगा। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप 2 वाला जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें क्या है भाई, इसमें क्या होता है कि सिर्फ बिल को पार्लियामेंट में रखा जाता है और आधे से अधिक राज्यों से पास करवाने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो ठीक है, तो टाइप ए में आधे से अधिक जो राज्य है उसमें पास करवाने की आवश्यकता होती है, लेकिन सेकेंड वाले में पार्लियामेंट में रखा जाएगा, लेकिन आधे से अधिक राज्यों में पास करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे जो पास होता है भाई, स्पेशल मेजोरिटी से ही आपका पास होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि टाइप ए वाला है तो बिल आपका जो है फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था से रिलेटेड आपका है। टाइप ए वाला जो है संविधान संशोधन विधेयक जो है वो आपका संघात्मक व्यवस्था से रिलेटेड है, जो सेंटर और स्टेट जो है आपका दोनों का होता है। तो सेंटर और स्टेट जो है दोनों में आपका ये होता है। सेकंड, यहाँ पे जो स्पेशल मेजोरिटी आपने देखा कि भाई स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि भाई 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स से ये पास होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपके उपस्थित और वोट करने वाले जो है उसका 2/3, और इसके अलावा जो टोटल मेंबर है उसकी जो मेजोरिटी से ये पास होना चाहिए। तो फेडरल सिस्टम से रिलेटेड जो बिल आपका टाइप ए से पास होते हैं, जितने भी संघात्मक जो व्यवस्था से रिलेटेड जो बिल हैं वो टाइप ए वाला जो है संविधान संशोधन जो है आपका विधेयक से आपके पास होते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास में भाई पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जो भी आपके विधेयक से रिलेटेड मामले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम बजट के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ओके। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।